तो प्रिय मित्रों, आज के टॉपिक में आगे चलते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ से जो हमने कल पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन से इसकी इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिकम्पोजिशन के जो तीन टाइप थे, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, फोटोलाइटिक वाले हम तो मेनली ये याद रखना है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है और उसका यूज क्या होता है। वो दोनों रिएक्शन जो थी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाली, वो दोनों रिएक्शन व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट था। और बाकी यहाँ से तो अब इसके हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर कौन सा है जिसमें हम नाम भी पढ़ते जाएंगे। कुछ रिएक्शन एग्जांपल होगा और उस रिएक्शन को पर्टिकुलर किसके लिए याद करना है, किस रिएक्शन में ऐसा क्या होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन ऐसी रिएक्शन आएंगी। तो आज हम डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से, द रिएक्शन in which one element displaces the other element, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट जो है, दो कंपाउंड होंगे, ठीक है, एक तरफ ये कंपाउंड प्लस दूसरा कंपाउंड, फिर गिव्स आउट उधर एक नया कंपाउंड बनेगा या उधर भी दो कंपाउंड बनेंगे। उसमें क्या होना है कि एक जो होगा, एक एलिमेंट दूसरे वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसा एग्जांपल इसका सबसे फेमस यही वाला है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आउट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, ठीक, आयरन है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो कॉपर की जगह किसने ले लिया, आयरन ने, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, अकेला हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसी रिएक्शन हो जिसमें एक एलिमेंट जाके दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को ले ले, यानी उसको डिस्प्लेस कर दे, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, अलग सेपरेट आउट हो जाएगा, ऐसी रिएक्शन को ही हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट याद करनी है, तो इस रिएक्शन की कहानी कुछ इस प्रकार से होती है। इस रिएक्शन को हम कलर चेंज के लिए याद करते हैं या पढ़ते हैं। इस रिएक्शन में कुछ कलर चेंज होता है। कैसा कैसा कलर चेंज होता है, तो इसमें देखो, ये जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क ब्लू, ये होता है डार्क ब्लू कलर का। आयरन की जो नेल्स होती हैं, कीले होती हैं, वो थोड़ी कैसी होती हैं, ब्राउन कलर की, है ना। तो जब एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे बीकर में, वो डार्क ब्लू कलर का होगा। जैसे उसके अंदर थोड़ी देर कील डाल के छोड़ दोगे, आयरन की नेल्स डाल के छोड़ेंगे, तो उनके बीच में जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होगा वो किस कलर में हो जाएगा, थोड़ा लाइट ब्लू में, ओके। उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू में हो जाएगा, और उसके ऊपर से ब्राउन कलर जो है हट जाएगा, डिपॉजिट हट जाएगा, मतलब आयरन की तरफ हट जाएगा, वो वाला कलर इस पे जाकर चढ़ जाएगा, और सॉल्यूशन का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ब्लू। तो इस रिएक्शन का प्रॉपर ये इसमें हो सकता है, किसमें, कि भाई एक कलर चेंज वाली रिएक्शन का नाम बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में, जिसमें आयरन जो है कॉपर को हटा के क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो इसमें कलर क्या हो जाता है, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू, ओके। आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जैसे इसका एक और एग्जांपल, सेम यही रिएक्शन है, CuSO4 प्लस जिंक, इसमें भी क्या होना है, ZnSO4 प्लस CO, ठीक है। यानी जिंक ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को। अब एक चीज है, एक क्या चीज है, क्या ये रिएक्शन कभी ऐसे बन सकती है, ZnSO4 हो प्लस कॉपर हो, तो ये CuSO4 हो जाए और प्लस Zn हो जाए, क्या ये पॉसिबल है, क्यों नहीं है। तो इसके पीछे कारण जान लेना कि भाई जब अगर उल्टी ऐसा रिएक्शन दी गई हो, और उसके लिए पहला पढ़ना पड़ेगा हमको क्या, या हमको आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई रिएक्टिविटी सीरीज का। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, सल्फर, मतलब और भी बहुत सारे आते जाएंगे, सल्फर में क्यों नाम दे रहा है, फॉस्फोरस, बाकी और भी नीचे आते जाएंगे। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है कि हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जिंक और कॉपर के केस में क्या होता है, जिंक जो है कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो तो रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर ये रिएक्शन ऐसे दे दें, जिंक सल्फेट दे दिया और कॉपर, तो एग्जाम में बहुत खुश हो गए, और वो हो सकता है बढ़िया क्वेश्चन मस्त बना सकते हैं
ये दो रिएक्शन दे दें। यहाँ याद रखना है कि डिस्प्लेस करने का एकमात्र तरीका ये है कि जो एटम डिस्प्लेस करने वाला है क्या वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर आता है या नीचे आता है। अगर ऊपर आता है तो डिस्प्लेस करेगा, अगर नीचे आता है तो डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो तुमको आंसर में कुछ नहीं लिखना, यानी सीधा लिखो क्या, नो रिएक्शन, इनके बीच में कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। तो जो नीचे वाला है रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ओके, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने कलर चेंज वाली रिएक्शन को ही पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था, डबल यानी वो अक्षय कुमार यानी क्या हो रहा है उसमें कि दोनों एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस। जैसे डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट डिस्प्लेस करने के बाद दूसरा वाला खाली बचा था, जैसे कॉपर खाली बचा है, कॉपर का कोई यूज नहीं हो रहा, इसमें कोई खाली नहीं होगा, एक इसको डिस्प्लेस कर देगा और दूसरा वाला उसकी जगह ले लेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, व्हेन द रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड डिस्प्लेस ईच अदर, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो अलग अलग दोनों कंपाउंड होंगे उसके एलिमेंट्स एक दूसरे को क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, ऐसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में जो फर्स्ट एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं वो है सोडियम क्लोराइड, सॉरी Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट हो गया, और बेरियम क्लोराइड ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BaNa को रिप्लेस कर देगा और उधर सोडियम क्लोराइड। तो देखो हुआ क्या, यहाँ Na था SO4 के साथ, तो Ba ने Na की जगह ले ली और क्या बना लिया, BaSO4। यहाँ BaCl2 था यानी क्लोरीन के साथ बेरियम था, तो सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब इस रिएक्शन को, इसका तो एग्जांपल हो गया, लेकिन ये रिएक्शन मेनली इसलिए याद नहीं की जाती, ये याद की जाती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट पता होना चाहिए क्या होता है, कि जिस रिएक्शन के अंदर रिएक्ट होने के बाद कुछ इनसॉल्युबल पार्ट बचा रह जाए उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका बहुत सुंदर एग्जांपल है, जैसे चौक को पानी में जब डिसॉल्व करोगे तो थोड़ा सा नीचे चौक बची रह जाएगी, थोड़ा तो वाटर मिल्की होगा बट बाकी मैक्सिमम चौक नीचे रह जाएगी, तो नीचे बचा हुआ पार्ट ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। तो अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, द रिएक्शन इन विच सम पार्ट रिमेन insoluble आफ्टर रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें कुछ पार्ट इनसॉल्युबल बचा रह जाता है, नीचे की ओर वो बैठ जाएगा रिएक्शन होने के बाद, ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये वाली जो एग्जांपल है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की ही एग्जांपल है। और कौन सा वाला, इसमें जो कलर आता है वो व्हाइट आता है, कैसा आएगा प्रेसिपिटेशन का, व्हाइट कलर, यानी व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस होगा जो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। अब इसमें से पूरे में व्हाइट क्या आएगा, बेरियम सल्फेट, इसको व्हाइट पीपीटी यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। सोडियम क्लोराइड तो अलग हो गया, नमक हो गया। ये वाला पार्ट होगा ये इनसॉल्युबल होगा, और ये इस रिएक्शन में जब पूरा इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो इसमें नीचे की तरफ व्हाइट व्हाइट कलर का एक पार्ट बचा रहेगा, वो क्या होता है, बेरियम सल्फेट ही होता है, जिसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। इसलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है भाई, क्योंकि दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, बट इसका एक मेन और इंपॉर्टेंट नाम है कि भाई ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और प्रेसिपिटेशन में कौन सा कलर बचता है, व्हाइट। एक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तुमको याद करनी है, वो होती है भाई PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स आउट पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक, Pb का मतलब हो गया लेड, NO3 होल ट्वाइस नाइट्रेट, तो ये बन गया लेड नाइट्रेट। ये पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में जब रिएक्शन होगी तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड। तो ध्यान से देखोगे तो K ने P को रिप्लेस कर दिया और Pb ने K को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया ना, K नाइट्रेट के साथ आ गया, Pb उसके साथ आ गया। अब यहाँ पे जो ये कंपाउंड बनता है इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बचता है वो कौन सा बचता है, येलो प्रेसिपिटेट। ये दो रिएक्शन याद रखोगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन में, चाहे ये वाली लिख सकते हो चाहे ये वाली। अब
क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम से इस दोनों से, डबल डिस्प्लेसमेंट से, या तो डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, या फिर केवल ये दोनों पार्ट दे देंगे, बोलेंगे बताओ इधर क्या बनेगा, या हो सकता है इसको आइडेंटिफिकेशन में दे दें, ये दोनों पार्ट दे दो बोले, या पूरे रिएक्शन देके बोलेंगे बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट के अलावा क्या लिखोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये, जिसके अंदर ये वाला पार्ट क्या होता है, बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का बचेगा, ठीक है। सेम ऐसी नीचे वाला लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, हो सकता है ये दो मिल जाए और सेम, और ये दो रिएक्शन मिलेंगे बिल्कुल सेम मिलेंगे विदाउट एनी चेंजिंग इन वर्ड, मतलब इनके एलिमेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम कॉपी आएंगी, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के लिए और ये येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आगे देखते हैं अगला टॉपिक, एक्सोथर्मिक। देखो कल एक शब्द बताया था थर्म, थर्म का मतलब क्या होता है भाई, हीट, है ना, इस शब्द का मतलब होता है हीट, और एक्स का मतलब होता है पुरानी गर्लफ्रेंड, नहीं, एक्स का मतलब होता है एग्जिट, यानी बाहर, आउट। तो देख लो क्या रटना रिएक्शन, इतनी सिंपल है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट कहाँ जाएगी, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट कहाँ आएगी, एंड मतलब अंदर की तरफ, एंडो का मतलब अंदर की तरफ, इतना ही हार्ड है ये, इतना ही जिंदगी टफ है बस। तो एक्सोथर्मिक जिसके अंदर हीट जो है बाहर निकलेगी, और एंडोथर्मिक जिसके अंदर हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगी दोस्त, इसके अंदर डेफिनेशन लिखोगे सुंदर सी, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, यानी जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे आपस में, रिएक्ट होंगे, तो इस रिएक्शन में हीट निकलती है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन तुम डेली अपने लाइफ में देखते हो, स्पेशली ठंड में, कौन सी होती है। इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल है एक्सोथर्मिक वाले का, कंबसन रिएक्शन। कंबसन समझते हो ना, सिंपली क्या, आग जलना, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो मीथेन होता है CH4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अलॉट अमाउंट ऑफ हीट प्लस लाइट देता है, इसके अंदर ये हीट रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन को आप याद कर सकते हैं एज ए क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगी, हीट रिलीज होगी। और भी देख सकते हो, एक और लिख सकते हैं हम इसमें, अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट होंगे तो NH3 यानी बनता है अमोनिया, और इसके अंदर भी एक एक्सेसिव अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक। बैलेंस है क्या, बैलेंस कर दो, ठीक। ये होगा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन होगा, ये अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन होगी तो उसके अंदर भी क्या होती है, एक्सेसिव अमाउंट में हीट निकलती है, हीट निकलने वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे दोस्त, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए आते हैं, द रिएक्शन इन विच heat is taken by the elements to carry the reaction, यानी रिएक्शन कराने के लिए हीट एलिमेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, यानी या तो तुम अलग से एलिमेंट हीट दोगे, या फिर वो सराउंडिंग से अपने हीट लेगा, बिना हीट के वो रिएक्शन जो है हो ही नहीं सकती, यानी हमें एक्स्ट्रा हीट उसको देनी ही पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। ऐसे मान लो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा NTO नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर इसको बैलेंस कर दो, ये बनेगा 2NO। इसके अंदर भी एक इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, ठीक ठाक मात्रा में इसको हीट चाहिए, तो हीट प्लस में लिख दो कि इस रिएक्शन को क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल अगर ऐसे ही जोड़ दोगे ना, क्योंकि अगर ये सोचो ऐसे ही जुड़ जाती तो पूरे अपने पूरे एटमॉस्फेयर में तो यही दोनों होती, नाइट्रस ऑक्साइड गैस ही होती, क्योंकि नाइट्रोजन धरती पे सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी फ्री है एटमॉस्फेयर में, दोनों है, नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने के लिए जितनी हीट चाहिए वो हीट अपने एटमॉस्फेयर में नहीं है, वो अलग से हमें जो है दोनों एलिमेंट को मिला के हीट करना पड़ेगा, और जब ये हीट होंगे तब जाके गैस क्या होगी, बनेगी। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एलिमेंट्स लेंगे, उन्हें हीट बाहर से देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन कैरी ऑन होगी, ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक। ये हो गया एक्सोथर्मिक। डेफिनेशन और डिफरेंस के बेस पे इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंस क्या है। अब चाहे वो अलग से आ जाए कि एक्सोथर्मिक क्या होती है, एग्जांपल
एंडोथर्मिक क्या होती है उसका एग्जाम्पल, या डिफरेंस के बेस पे आ जाए कि 3 नंबर में अगर डिफरेंस है तो किसी भी बेस पे है वो सारा ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है। बाकी तो थोड़े बेसिक बेसिक से हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इससे ऐसा नहीं है कोई 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन एक साथ ही आ गया कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा 5 नंबर में ही पूछा जाता है। नो, सारे टॉपिक सारे ऐसे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, कोई रिएक्शन दे देंगे, कुछ कैसा दे देंगे और उसी से रिलेटेड वो पूछेगा। तो कल देखते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।